वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर क्या गिवन है, मिस्टर भरत पाठक गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट है, मिस्टर पाठक फर्स्ट टाइम वेंट टू जापान ऑन 10th जनवरी 2011 एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 22 जून 2011। मीन्स वो पहली बार इंडिया से कब बाहर गए, जापान 10th जनवरी 2011 में, और वो वापस आए हैं फिर इंडिया 22 जून 2011 को। On 30 September 2014 he went to England and came back to India after 90 days, and 2014 में वो कितने डेज आउट ऑफ इंडिया रहे, 90 डेज। On 16 July 2017 he had gone to Sri Lanka and came back to India after staying 100 days, and 2017 वो 100 डेज आउट ऑफ इंडिया रहे। On 2nd December 2019 he had gone to Nepal for 85 days, एंड 2019 में वो कितना 85 डेज कहाँ पर रहे हैं, नेपाल में, मीन्स आउट ऑफ इंडिया रहे। नेक्स्ट है फिर आपका, इन द प्रीवियस ईयर 21 to 22 ही वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर 180 डेज, एंड प्रीवियस ईयर में वो 180 डेज आउट ऑफ इंडिया थे। ही सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर। कमीशन रिसीव इन इंडिया फॉर द सर्विस गिवन इन श्रीलंका 1,40,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव इन इंडिया 1,01,000, and dividend of an England based company receive in India 75,000. Profit of the business situated in Japan brought to India rupees 5 lakh. Compute the residential status of Mr. Pathak for the assessment year 22 to 23 and explain that on which income he is liable to pay tax in India. तो यहाँ पर फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा मिस्टर पाठक का। देन हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सी इनकम मिस्टर पाठक के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो चलिए देखिए, पहले हम इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। तो 2011 में क्या था, वो कितने डेज आउट ऑफ इंडिया थे मिस्टर पाठक। देखिए वो सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर कब गए थे, 10th जनवरी 2011 को, एंड वो इंडिया वापस आ गए थे 22 जून 2011 को। तो जो हम कैलकुलेशन है वो कब से कब तक का करते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हम फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर पाठक जो है वो 22 जून को वापस आ गए थे। इट मीन्स अप्रैल, मई एंड जून के कुछ डेज हैं। तो इतना टाइम वो कहाँ पर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया। बाकी वो फिर कहाँ पर थे, इंडिया में ही थे। तो हम 365 डेज में से 82 डेज जो कि वो आउट ऑफ इंडिया थे लेस कर देंगे, तो जितना उन्होंने इंडिया में स्टे किया वो कैलकुलेट होके आ जाएगा 283 डेज। इट मीन्स कि 2011-12 में जो मिस्टर पाठक है वो 283 डेज कहाँ पर थे, इंडिया में थे। देन 2012-13 एंड 13-14 में फुल टाइम वो इंडिया में ही थे, तो 366 डेज एंड 365 डेज ये आ जाएगा। देन 14-15 में देखिए कितना, वो 90 डेज आउट ऑफ इंडिया थे, तो 365 में से लेस कर देंगे, तो उन्होंने इंडिया में स्टे किया है 275 डेज। 15-16, 16-17 ये फुल टाइम इंडिया में ही थे, एंड 17-18 में वो 100 डेज आउट ऑफ इंडिया थे, तो लेस कर देंगे 365 में से। 18-19 में वो फुल टाइम इंडिया में थे। 19-20 में वो 85 डेज आउट ऑफ इंडिया थे, लेस कर देंगे 280 डेज वो इंडिया में उन्होंने स्टे किया होगा। एंड 20 to 21 वो फुली इंडिया में ही थे फुल टाइम, तो 366 डेज ये आपका पूरा आ जाएगा। एंड 21 to 22 में वो कितना 180 डेज आउट ऑफ इंडिया थे। इट मीन्स वो इंडिया में कितने डेज स्टे किया उन्होंने, 185 डेज। तो अब हम अपनी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे कि फुलफिल हो रही है या फिर नहीं हो रही है रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। तो हमारी फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन है वो होती है कि जो इंडिविजुअल है वो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज कहाँ पे रहा हो, इंडिया में। तो देखिए वो प्रीवियस ईयर में कितना थे, 185 डेज। इट मीन्स जो आपकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। जब बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर हम एडिशनल कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। देन एडिशनल कंडीशन हमारी क्या होती है कि प्रीवियस ईयर के छोड़ के जो पिछले 7 ईयर्स थे उनमें कम से कम जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो 730 डेज इंडिया में रहा हो। मीन्स कि ही वॉज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग दी 7 ईयर प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर। मीन्स प्रीवियस ईयर के पहले के जो 7 ईयर्स हैं उनमें कम से कम एटलीस्ट 730 डेज इंडिविजुअल कहाँ पे रहा हो, इंडिया में। मीन्स मोर देन 729। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर मीन्स 21 to 22 किसको छोड़ करके जो पिछले 7 ईयर्स हैं, तो पिछले हम 7 ईयर्स देखेंगे। तो इनमें कम से कम वो कितने डेज रहे हो, 730 डेज।
तो देखिए 360 आपके 366 ए वाले हो गए, 280 आपके हो गए हैं, 365 ए हैं, 265 ए। इट मीन्स वो एटलीस्ट 730 डेज तो इंडिया में है ही, प्रीवियस ईयर के जो पिछले 7 ईयर्स हैं उनमें। तो आपकी फर्स्ट एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब जो हमारी सेकंड एडिशनल कंडीशन होती है वो है कि प्रीवियस ईयर के जो प्रीसेडिंग 10 ईयर्स हैं उनमें कम से कम 2 ईयर्स है जो इंडिविजुअल है वो कहाँ पर रहा हो, इंडिया में। तो ये कंडीशन भी देखिए हमारी फुलफिल हो रही है। अगर हम प्रीवियस ईयर को स्किप करते हैं तो उसके पहले एटलीस्ट 2 ईयर्स तो इजिली जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में रुक रहा है। तो इट मीन्स कि हमारी दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो रही हैं एंड बेसिक कंडीशन भी एक फुलफिल हो रही। तो जब हमारी एक कम से कम एक बेसिक कंडीशन एंड दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होती है तो कौन सा रेजिडेंशियल स्टेटस माना जाता है, ऑर्डिनली रेजिडेंट। इट मीन्स कि जो मिस्टर पाठक है वो इंडिया के लिए क्या होंगे, ऑर्डिनली रेजिडेंट। देन उसी का अकॉर्डिंग हमें उनकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए अब इनका इनकम से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट क्या था, कमीशन रिसीव इन इंडिया फॉर द सर्विस गिवन इन श्रीलंका। तो हमने पहले ही देख चुके हैं टैक्स इंसिडेंस में कि कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव करता है इंडिविजुअल, तो चाहे उसका कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो इंडिया के लिए, उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपका जो कमीशन इनकम है वो आपका टैक्सेबल होगा, तो 140 आपकी कमीशन आ जाएगी। देन इसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव इन इंडिया। तो देखिए ये भी इंडिया में रिसीव किए तो ये भी आपका टैक्सेबल होगा। डिविडेंड ऑफ एन इंडियन इंग्लैंड बेस्ड कंपनी रिसीव इन इंडिया, तो ये भी आपका टैक्सेबल होगा क्योंकि इंडिया में रिसीव हुआ है। ये तीनों ही कंडीशन में टैक्सेबल होता है, चाहे आपका इंडिविजुअल ऑर्डिनली रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनली हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो। देन ए प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस सिचुएटेड इन जापान ब्रॉट टू इंडिया। तो आउटसाइड मीन्स अदर सोर्स से इनकम हो रही है, बट क्योंकि इंडिविजुअल ऑर्डिनली रेजिडेंट है तो अगर किसी भी अदर सोर्स से आउटसाइड इंडिया इंडिविजुअल को इनकम अर्न होती है तो इंडिया में टैक्सेबल होती है। इट मीन्स कि सारी की सारी आपकी इनकम क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी। तो जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो कितनी कैलकुलेट होकर आएगी मिस्टर पाठक की, 8,16,000। सभी को हम ऐड कर देंगे, 1,01,000 आपका हाउस प्रॉपर्टी का, एंड कमीशन का आपका 140, बिजनेस प्रॉफिट का आपका 5 लाख, एंड अदर सोर्स का आपका 75,000। तो ओवरऑल जो इनकम है टैक्सेबल निकल के आएगी 8,16,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। अदिति वेंट फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया टू जापान ऑन 10th दिसंबर 2015। तो जो अदिति हैं वो इंडिया से फर्स्ट टाइम बाहर गई है 10 दिसंबर 2015 को। सी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम जापान ऑन 1 अप्रैल 2017 एंड वो 1 अप्रैल 2017 को रिटर्न आ गई इंडिया। ऑन 15th अक्टूबर 2019 सी वेंट टू अमेरिका एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020। In the previous year 20 to 21 he was in India for only 62 days. C has the following income in the previous year 21 to 22. Capital gain on the sale of property received in India 4,50,000. The property is situated in Japan. 50% of capital gain was sent to Japan. Income from house property situated in Japan 2,52,000 rupees. 50% was received in India and remaining was deposited there in a bank. Profit of a business situated in America rupees 8,40,000. This business was controlled from India. Then dividend from an American company rupees 2,50,000. Of this 40% was received in India and a remainder in Japan. You are required to compute the residential status of Aditi for the previous year 21 to 22 and on the basis of residential status compute her gross total income. तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मिस अदिति है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वो उन्होंने इंडिया में कितने डे स्टे किया है। तो वो क्या थी कि भाई 10 दिसंबर 2015 के पहले वो क्या थी, इंडिया में ही थी। देन वो 10 दिसंबर 2015 को फर्स्ट टाइम इंडिया से वापस गई थी। तो इट मीन्स कि अप टू 14-15 वो कहाँ पर थी, इंडिया की रेजिडेंट थी। देन उसके बाद देखिए 15-16 में उन्होंने इंडिया में कितना स्टे किया है। तो उसके लिए हमें देखो चेक करना पड़ेगा वो कब इंडिया से बाहर गई थी फर्स्ट टाइम, 10th दिसंबर को। इट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड बाकी जो दिसंबर के रिमेनिंग 10 डेज आपके दिसंबर के, इतना टाइम वो कहाँ पर थी, इंडिया में ही थी। तो देखिए 15-16 में आपका टोटल जो डे है वो इंडिया में उन्होंने कितना स्टे किया, 254 डेज। देन 16-17 में वो इंडिया में
नहीं थी, वो आउटसाइड इंडिया ही थी, क्योंकि वो रिटर्न इंडिया कब आई है, 2017 में। इट मीन्स वो आपका 16-17 कहाँ पर थी, आउटसाइड इंडिया थी टोटली। देन इसके बाद 17-18 में वो फुली कहाँ पर थी, इंडिया में ही थी वो, क्योंकि वो कहीं पर आउटसाइड इंडिया नहीं गई है 17-18 में। 18-19 में भी वो इंडिया में ही थी पूरा टाइम। देन 19-20 में देखिए, 19-20 में वो आउटसाइड इंडिया भी कुछ टाइम के लिए गई हुई है। ऑन 15 अक्टूबर 2019 सी वेंट टू अमेरिका। इट मीन्स का आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड 15 डेज अक्टूबर के वो कहाँ पर थी, इंडिया में ही थी। तो आपका देखिए 1920 में टोटल 198 डेज वो कहाँ पर थी, इंडिया में थी। देन 20 to 21 में फुली ईयर वो कहाँ पर, इंडिया में ही स्टे कर रही है। एंड 21 to 22 में वो इंडिया में सिर्फ कितना थी, 62 डेज। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो मिस अदिति है वो ऑर्डिनली रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनली या फिर नॉन रेजिडेंट है। उसके लिए हम आप अपनी कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आप अपनी बेसिक कंडीशन। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21 to 22 सी वॉज इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज एंड ड्यूरिंग। तो देखिए आपकी बेसिक कंडीशन क्या होती है कि वो इंडिया में एटलीस्ट 60 डे रही हो प्रीवियस ईयर में। एंड प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो पिछले 4 साल हैं उनमें कम से कम एक ईयर मतलब 365 डेज वो कहाँ पर हो, इंडिया में हो। तो अगर हम देखें कि भाई जो प्रीवियस ईयर है आपकी 21 to 22 इसको छोड़ करके जो पिछले आपके 4 ईयर्स हैं उसमें नॉर्मली दिख रहा है कि 365 डेज उन्होंने इंडिया में स्टे किया है। इट मीन्स आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है। देन हम फर्दर एडिशनल कंडीशन को चेक करेंगे। तो एडिशनल कंडीशन आपकी क्या होती है कि प्रीवियस ईयर के जो पिछले के 7 ईयर है उनमें कम से कम एटलीस्ट 730 डेज जो इंडिविजुअल है वो इंडिया में रहा हो। एंड सेकंड जो एडिशनल कंडीशन है वो होती है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो पिछले 10 ईयर्स हैं उनमें एटलीस्ट 2 ईयर से जो पर्सन है वो कहाँ पर हो, इंडिया में हो। तो देखिए आपकी दोनों एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इट मीन्स जो मिस अदिति है वो क्या है, ऑर्डिनली रेजिडेंट है इंडिया के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम उनकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए उनकी इनकम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट दिए हुए थे यहाँ पर। कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव इन इंडिया 4,50,000। तो इंडिया में रिसीव हुआ है तो पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर इंडिया में रिसीव हुआ है तो वो तो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनली रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनली हो, चाहे आपका जो असेसी है वो नॉन रेजिडेंट हो। तो 450 आपका पूरा टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जापान। तो अगर आपका ऑर्डिनली रेजिडेंट है इंडिविजुअल तो उसे किसी भी सोर्स से आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई हो इनकम या फिर इंडिया में ही हुई हो, उसे ऑर्डिनली रेजिडेंट के केस में टैक्स पे इंडिया में करना पड़ेगा। इट मीन्स आपका 252 भी पूरा टैक्सेबल होगा इंडिया में। देन प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस सिचुएटेड इन अमेरिका। तो अगर आपका कोई आउटसाइड इंडिया बिजनेस है और वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ऑर्डिनली और नॉट ऑर्डिनली दोनों केसों में टैक्सेबल होता है। इट मीन्स आपका 840 भी पूरा टैक्सेबल होगा। देन डिविडेंड फ्रॉम ए इंडियन कंपनी। तो अगर आपको आउटसाइड इंडिया किसी भी सोर्स से इनकम रिसीव हुई है तो वो भी फुली टैक्सेबल होती है ऑर्डिनली रेजिडेंट के केस में। इट मीन्स आपका 250 पूरा टैक्सेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर मिस अदिति की जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी कैलकुलेट होके आएगी, सभी को हम टोटल कर देंगे। 450, 2,52,000, 8,40,000, 2,52,000। तो आपका टोटल आएगा ग्रॉस टोटल इनकम 17,92,000। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कुंदन खान इज एन इंडियन सिटीजन। तो देखिए जो कुंदन खान है वो क्या है, आपके इंडियन सिटीजन है। तो जब सिटीजन इंडियन होता है तो वहां पर हम क्या है, जो बेसिक कंडीशन है वो 182 डे वाली अप्लाई करते हैं, ठीक है। ही वेंट आउट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 2021। वो इंडिया से बाहर कब गए, 15 अगस्त 2021 को, फॉर अ सर्विस इन कंपनी इन जापान एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 मार्च 2022। एंड वो वापस कब आए हैं, 1 मार्च 2022 को, टू मीट हिज फैमिली। During the previous year, his details of received were as follow: income from salary in Japan 1,60,000, interest on debenture of an Indian company received in Japan 18,000, taxable income from house property in Rajasthan 18,500 वो 18,500, dividend on shares of foreign company 7,500 received out of India, agriculture income land situated in Rajasthan 13,500, interest received from a firm in Japan remitted to India 9,200,
इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन राजस्थान फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 31 जुलाई 2021 48,000 एंड फ्रॉम 1 अगस्त 2021 टू 31 मार्च 2022 60,000. पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड 10,000. इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म 20,000. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 5,000 एंड इंडियन एग्रीकल्चर इनकम 12,000. कंप्यूट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड ग्रॉस टोटल इनकम. तो यहाँ पर फर्स्टली हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्सेबल वो रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर कुंदन खान का. तो देखिए इसके लिए हम देखेंगे कि भाई वो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज थे या नहीं थे, क्योंकि वो हमारी बेसिक कंडीशन है. तो प्रीवियस ईयर में सिर्फ कितने डेज थे, 168 डेज. इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. तो जब बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है देन हम एडिशनल कंडीशन की तरफ मूव नहीं करते हैं, और जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्या होता है, नॉन रेजिडेंट. तो इट मीन्स जो मिस्टर कुंदन खान है वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है इंडिया के. तो हम उसी के अकॉर्डिंग उनकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था उनकी इनकम से रिलेटेड, इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान 1,60,000. तो उन्हें सैलरी से इनकम रिसीव हुई है जापान में. तो अब अगर वो इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते तब तो उन्हें इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता. अब क्योंकि आउटसाइड इंडिया ही उन्हें रिसीव हो रहा है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है एंड वो इंडिया के नॉन रेजिडेंट है, तो इस केस में उन्हें इंडिया में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव इन जापान. अब यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कहाँ से मिल रहा है, इंडियन कंपनी से. तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो इनकम है वो कहाँ से रिसीव हो रही है, इंडिया से. एंड जब कोई जो इनकम है इंडिया से अर्न करता है कोई भी इंडिविजुअल, तो फिर चाहे उसका कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, तीनों ही केसेस में उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा. इस मीन्स जो आपको 18,000 है वो क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा. देन सेकंड पॉइंट है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन राजस्थान. तो राजस्थान हमारा कहाँ पे है, इंडिया में ही है, तो ये भी आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडिया से रिसीव हो रहा. तो 18,500 आपका ये भी टैक्सेबल हो जाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी 7,500 रिसीव आउट ऑफ इंडिया. तो आउट ऑफ इंडिया रिसीव हुआ है एंड फॉरेन कंपनी से हुआ, तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा नॉन रेजिडेंट के केस में. देन एग्रीकल्चर इनकम लैंड सिचुएटेड इन राजस्थान. तो जो एग्रीकल्चर इनकम है अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है तो वो क्या होती है, आपकी टैक्स फ्री होती है. इट मीन्स आपका एग्जेम्प्ट इनकम है, तो ये टैक्सेबल की कैटेगरी में नहीं आएगी. देन नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए फर्म इन जापान रेमिटेड टू इंडिया 9,200. अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो किससे रिसीव हुआ है, जापान से. आउटसाइड इंडिया है, ना तो आपने इंडिया में रिसीव किया है ना ही इंडिया में अर्न किया, तो फिर ये नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन राजस्थान. अब देखो राजस्थान में बिजनेस है, तो राजस्थान तो आपको इंडिया में ही है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा. एंड ये 1 अप्रैल 21 से लेकर के 31 मार्च 2022 है, तो आपके प्रीवियस ईयर का ही दोनों अमाउंट है, तो इसको हम ऐड कर देंगे 60,000 प्लस 48,000, तो 1,08,000 में पूरा ही आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडिया से रिसीव हो रहा है. तो इसको हम लिख लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन राजस्थान 1,08,000. देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड 10,000. तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पेमेंट होता है वो क्या होता है, आपका एग्जेम्प्ट होता है, मींस टैक्स फ्री होता है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फर्म. तो जो इंडियन पार्टनरशिप फर्म से इनकम रिसीव होती है वो भी आपकी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, टैक्स फ्री होती है, तो ये भी नहीं आएगा. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना है, 5,000. तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड कहाँ से रिसीव हो रहा है भाई, इंडियन कंपनी से. तो जब इंडिया से कोई इनकम अर्न या रिसीव होती है तो वो किसी भी रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो. देन इंडियन एग्रीकल्चर इनकम 12,000. तो जो एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया की वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा. तो टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पर कितनी आएगी, मिस्टर कुंदन खान की, देखिए सभी को ऐड कर देंगे, 18,000 प्लस 18,500 प्लस 1,08,000 प्लस 5,000, तो टोटल आपका आएगा 1,49,500. तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. हमारा इस चैप्टर की जितने भी न्यूमेरिकल है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. बाकी के जो आगे के
चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।